आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स कल मैं अपनी वीडियो दोबारा रिलीज़ नहीं कर सका, उसकी वजह यह है कि तबीयत नासाज चल रही है। 5-6 दिन पहले नागा हुआ, फिर उसके बाद तबीयत सही, लेकिन बहरहाल स्टिल तबीयत नासाज है। और तबीयत नासाज होने की बेसिकली वजह जो है वो मुल्की हालात भी हैं, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों को सोचते हैं कि इतना किसी कोई शख्स होता है वो अपने घर का गुलशन सजाता है और कोई पागल किस्म का शख्स उसके अंदर दाखिल कर होके वो तमाम पौधे वो गुलशन को उजाड़ दे, तो इंसान को कितनी तकलीफ़ होती है। इस कर्ब का अंदाज़ा वही मुहिब्बे वतन लोग लगा सकते हैं कि जिन्होंने वतन की खातिर कुछ ना कुछ किया। बहरहाल वीडियो ज़रा शुरू करते हैं। वो वीडियो में यहाँ से आज शुरू करूँगा कि सबसे पहली बात तो ये कि जनरल फैज़ साहब की एक वीडियो जो है वो वायरल ये जो एक ISI के चीफ थे, उनकी एक पाशा साहब की एक वीडियो जो है वो वायरल हुई और उन्होंने उसके अंदर बातें की। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये बातें हुर्फ ब हुर्फ सच हैं। अगर ये फेक वो भी है, अगर ये फेक वीडियो भी है, तो फिर मैं आपको ये कहूँगा कि ये फिर भी ये बातें सच हैं। क्योंकि देखें जी, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को क्या हाल इस टाइम पाकिस्तानियों के साथ हुआ है कि एक पागल किस्म के शख्स को जो खुद कहता था कि मैं साइको हूँ, मुझे तो याद ही नहीं रहता, मुझे याद ही नहीं है कि मेरे अकाउंट पे पैसे कौन डालता रहा है, मुझे ये याद ही नहीं है, और वो इस तरह की बातें करता रहा। उसको हम पे वज़ीर आज़म बना के बिठा दिया और उसके बाद जो मुल्क का कौम का हाल हुआ है वो आप बेहतर समझ सकते हैं। अच्छा, ये नून लीग का एक वतीरा भी है कि वो महंगाई को इतना बढ़ाना चाहते हैं कि आवाम के अंदर बाहर निकलने की कुव्वत भी ख़त्म हो, और ये इस मुल्क के अंदर समझते हैं कि हम बादशाह सलामत ज़िले इलाही हैं और किसी को जुर्रत नहीं होनी चाहिए बोलने की। एक सीट के ऊपर ये लोग इस पाकिस्तान के अंदर क्या उधम मचा रहे हैं, एक सीट के ऊपर, जबकि इमरान खान के पास तो 15-16 सीटें ज़्यादा थीं, लेकिन वो देखें वो ये काम नहीं कर सका, ना वो करना चाहता था। और अगर फिर इट्स मीन्स ये है, इसका मतलब ये है कि इनको खुली छूट उन मुक़्तदर हलकों ने दी हुई है और इमरान खान को ये मुक़्तदर हलके कुछ नहीं करने दे रहे थे। इससे अंदाज़ा आप लगाएं, बाकी क्योंकि आप लोग समझदार हैं। यहाँ पे मैं बात करता हूँ ये जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उमर अता बंदियाल साहब, कि उमर अता बंदियाल साहब आजकल आपकी जिसे कहते हैं कि टीवी के ऊपर भी आप देख रहे होंगे और आपका नेट भी चल रहा होगा, इंटरनेट भी आपका चल रहा होगा और मोबाइल भी आपके पास बड़े बड़े आला किस्म के होंगे, आपकी औलादों के पास होंगे। तो क्या आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के एसेट्स किस तरीके से नीलाम करने की कोशिश की जा रही है? PIA खलीजी रियासतें ख़रीदने के चक्कर में, KA इलेक्ट्रिक और स्टील मिल चाइना लीज पे लेने के चक्कर में, फिर स्टील मिल का एक रशिया भी ग्राहक बना हुआ है। रोजवेल्ट होटल जो इमरान खान ने बड़ी मुश्किल से हासिल किया था, बहुत मुश्किल से हासिल किया था, जो गिरवी रख दिया गया था इन्हीं बगैरतों ने, इन्हीं नाहंजार लोगों ने, इन्हीं मुल्क के लुटेरों ने गिरवी रख दिया था। वो इमरान खान ने किस तरीके से हासिल किया। और रोजवेल्ट होटल जो है उसकी नीलामी की बातें सरेआम मीडिया के ऊपर हो रही, लेकिन अगर खामोश है तो कौन खामोश है? एक वो शख्स खामोश है जिसने रात की तारीकी के अंदर इस हुकूमत का तख्ता उलटवाया था और प्रिजनर बहने मंगवा रहा था। मैं बात कर रहा हूँ उस शख्स की जिसने रिजीम चेंज के अंदर अरबों डॉलर लेके अपना मुस्तकबिल जो है वो बेल्जियम के अंदर सेट कराया अपने औलाद का। और दूसरी बात मैं करता हूँ ये उमर अता बंदियाल साहब की, कि क्या आपको कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर की रोलिंग आपने सुन ली थी और ये चीज़ आप नहीं सुन रहे कि पाकिस्तान के एसेट्स ये लोग नीलाम करने के दर पे पड़े हुए हैं। और वही जनरल पाशा की जो लोग बकौल लोगों के फेक वीडियो, अगर फेक वीडियो भी है तो उसके अंदर वो कह रहा है, अगर वो फेक वीडियो भी है तो उसके अंदर वो क्या कह रहे हैं कि आखिर के अंदर क्या होगा कि पाकिस्तान के एटमी असासों की बात की जाएगी कि ये भी नीलाम कर दिए जाए। यही अगर जब इमरान खान ने कहा था कि जनाब पाकिस्तान को 3 टुकड़े करने की साजिश कर रहे हैं, तो आप लोगों ने कदम सर पे उठा लिया था कि हाँ जी ये गद्दारी का और आर्टिकल 6 का मुकदमा बना, तो अब क्या बनना चाहिए? तो बात यह है कि व्यूवर्स, मैं आपको एक बात बताऊं कि वो जो जनरल शुजा पाशा साहब ने अपनी व्लॉग के अंदर कहा है कि आर्मी चीफ बनने के लिए जर्नैल जो है पता नहीं कितने सरों के ऊपर कदम रखने की से भी दरेख नहीं करते।
22 करोड़ आवाम के सरों के ऊपर इस टाइम अगर ये रिजीम चेंज के अंदर जो वो शख्स हैगा जो शामिल हैगा, जिसने रात को 12 बजे अदालतें लगवाई थी और जो ये सब कुछ कर रहा था, जो प्रिजनर वेने मंगवा रहा था, जो तमाम लोगों को जिसने कैप्चर किया हुआ था, तमाम हुक्म उसके चल रहे थे, हालांकि उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान था, तो उसने 22 करोड़ आवाम को जो इस टाइम जलील करवाया, घी कहाँ से कहाँ पहुँचवाया, पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँचवाया, और पाकिस्तान के अंदर सिर्फ क्या इनको NRO 2 दिलवाने के लिए इनके केसेस ख़त्म करवाए। लेकिन अगर खामोश है तो वो चीफ जस्टिस खामोश है जो रात को 12 बजे कासिम सूरी की रूलिंग के बाद आ गया था, वो खामोश बैठा हुआ है मज़े से। हालांकि ये काम उसका है, वो इन चीज़ों को रोके। खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फरमाते हैं कि सबसे बड़ी जो रूलिंग पार्टी है, जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, वो इस टाइम असम्बली से बाहर है। जब वो असम्बली से बाहर है तो उसके बाद ये कानून साजियाँ क्यों हो रही हैं और इन कानून साजियों के आगे बंद क्यों नहीं बांधा जा रहा। मेरा एक सवाल है आपसे, वो सवाल ये है कि जनाब आप सिर्फ ये बताएं कि जब सबसे बड़ी सियासी जमात बाहर है तो आपने एक सोमोटो एक्शन उस वक्त लिया कि जब कासिम सूरी ने, जब डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने रूलिंग दी तो आपने उसके ऊपर सोमोटो लिया। लेकिन ये जो EVM ख़त्म हुआ, ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट का हक ख़त्म हुआ, ये जो क्या कहते हैं कि नैब की तरामीम हुई, ये जो दिन दिहाड़े केसेस ख़त्म हुए, राना सनाउल्लाह के ऊपर कल भी फर्द जुर्म आयद होनी थी जो अभी तक नहीं हो सकी और 4 साल से नहीं हो सकी, तो आपने इस पे तो सोमोटो नहीं लिया। आप एक सोमोटो लेके बैठ गए, वो जनाब वो जो ECL के नाम थे, और उसके बाद आपने दुनिया को ये दिखाना शुरू किया कि शायद कुछ मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप कर कुछ भी नहीं रहे, बल्कि आप बिके हुए हैं, आपने डॉलर्स लिए हैं, आपने किसी का हुक्म माना है, आपने अपने आप को बेचा है और आपने इस मुल्क का सौदा करवाया है। ताकत आपको मिली और उस ताकत को आपने उस चीज़ के लिए मुशरिकीन के साथ खड़े होकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, दीनदारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मुल्क के खैर ख्वाह हैं उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप जनरल बाजवा साहब को देखें कि उनके सर पे जूं तक नहीं रेंग रही, इतनी जो हकीकत के ऊपर मबनी बातें, यानी कि ये वही DGISPR था, ये वही जनरल बाजवा का स्पोक पर्सन था जिसने कहा था कि हुकूमत चेंज हुई है तो डॉलर नीचे आ रहा है और इकॉनमी जो है वो बूस्ट कर रही है। अब उसको वो इकॉनमी भी नज़र नहीं आ रही और वो डॉलर भी नज़र नहीं आ रहा कि 210 212 को क्रॉस कर चुका, वो उसको नज़र नहीं आ रहा। उसको पाकिस्तान की आवाम की वो हालत नज़र नहीं आ रही कि पाकिस्तान के अवाम जो 2 वक्त की रोटी खाते थे वो 1 वक्त पे आ गए, और जो 1 वक्त की खाते थे वो पानी के साथ रोटी खाने पे आ गए। उसके ऊपर इन्हीं का एक वजीर कहता है कि चाय भी मत पिए। तो मैंने अपने एक व्लॉग के अंदर कहा था कि बाद लोग सिर्फ चाय से ही रोटी खाते हैं, तो वो भी अब बंद कराओगे। जो सबसे सस्ती इस टाइम जो डाइट है मेरा ख्याल है वही है। इसी तरीके से आप दूसरा देखें कि वही अरस्तू, वो जो लंडे का अरस्तू है, एहसन इकबाल, वो कहता है कि हम जितनी करप्शन करके, जितनी हमने करप्शनें की हैं, इतनी करप्शन करके दुनिया के बाद ममालिक ने तरक्की भी की हुई है। कि देखें ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को ये नज़र नहीं आ रहा है कि वो क्या बात कर रहा है। वो कह रहा है कि इसका मतलब कि हम लोगों ने करप्शन की है, इसके बावजूद हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। राना सनाउल्लाह मनाशियात फरोज, आप उसका कुछ नहीं कर सक रहे। शहबाज शरीफ, यानी कि जिसे कहते हैं कि ऐन मौके के ऊपर उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद नहीं की गई, और इतना तूल खींचा इन लोगों ने, इन अदालतों ने, इन काले कोर्ट वालों ने, कि आज तक उस पर और वो वज़ीर आज़म बन गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो शख्स इतना क्रिमिनल हो, क्या आप उसको अपनी बेटी का रिश्ता देंगे? नहीं, उधर तो आप कहेंगे कि नहीं, और इधर मुल्क के वज़ीर आज़म आप उसको बनवाते। दूसरी तरफ आप ये देखें व्यूअर्स, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि मुल्क को किस तरीके से इन्होंने 20 से 25 साल पीछे ले गए। ऐसा ले गए कि आप सोच ही नहीं सकते। और यानी कि लोगों को आटा और चीनी और चावल दाल के अंदर इन्होंने फंसाने के बाद इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान आज खामोश बैठा हुआ है। वो क्यों खामोश बैठा हुआ है? कि वो बस हलवा खाने से उसको मतलब हैगा। वो उस वक्त तो उसके पेट में महंगाइयों के इतने मरोड़ पड़ रहे थे जिस टाइम वो अपने दस्तरखान भर भर के खा रहा था, लेकिन आज उसका दस्तरखान तो भरा हुआ है लेकिन अवाम का दस्तरखान खाली है। मैं उन मदरसों के बच्चों से पूछता हूँ जो नंगे पैर और सर्दियों के अंदर सिर्फ एक एक कमीज़ के अंदर इसका वो जेबरे वाला झंडा लेकर आते थे, क्या वो इसके खिलाफ बोलेंगे? क्या आप वो इसके खिलाफ बोलेंगे? आप वो कभी भी नहीं बोलेंगे, इसलिए कि जो उनका आका है
جو یہودیوں کا ایجنٹ ہے مولانا فضل الرحمان دین فروش ہے گا، وہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا. کیوں خاموش ہو کے بیٹھ گیا؟ کیونکہ اس کو 4 وزارتیں مل گئی. اس کے بعد اسلام بھی وہ ہو گیا، سیف ہو گیا، دین بھی سیف ہو گیا، اور کوئی کسی کا وہ بھی نہیں. اسی طریقے سے آپ دوسری طرف دیکھیں، یہ جو امپورٹڈ کمپنی جو ہم پہ مسلط کی گئی ہے، امپورٹڈ کمپنی دن دہاڑے ڈاکے مار رہی ہے پاکستان کے اندر، پاکستان کے آئین کے اوپر، پاکستان کے قوانین کے اوپر، پاکستان کی عوام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یعنی کہ مقتہ اسماعیل کہتا ہے کہ ہم مزید پیٹرول مہنگا کریں گے، اور اس کے بعد وہ قہقہا لگاتا ہے، پاکستان کے عوام کی بے عزتی کرتا ہے کہ آپ لوگ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے. کیونکہ ان کو آشرواد کس کی حاصل ہے؟ اس چیف جسٹس آف پاکستان کی حاصل ہے کہ جس نے رات کے اندھیرے میں عدالت کھولی تھی، یا اس آرمی چیف کی اس کو حاصل ہے، طاقت حاصل ہے کہ جو یہ سب کچھ کرا رہا تھا، جو پرزنر دینے منگا رہا تھا. تو بہرحال بری خبروں کے ساتھ کوئی اچھی خبریں بھی ہوتی ہیں، اور اچھی خبروں کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر 27 رمضان المبارک کو پاکستان حاصل کیا گیا تھا. چور ڈکیت اس کو 70 سال سے لوٹ رہے ہیں، لیکن اب آج تک اس کو ختم نہیں کر سکتے. امید کرتا ہوں کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ تابناک ہوگا، اور ان چور لٹور کوئی نہ کوئی ایسا شخص کسی نہ کسی کے اندر ایسی غیرت جاگے گی کہ وہ ان چیف جسٹس سے لے کے ان تمام لوگوں سے ایک دفعہ ضرور پوچھے گا کہ ہاں جی آپ لوگوں نے کیا کیا. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.